अरे ये समझिएगा, बिहार में क्या था कि 20वीं सदी के प्रारंभ में नील की खेती में काम करने वाले जो यूरोपियन मालिक थे, वो यहाँ के किसानों का बहुत ज्यादा शोषण करते थे। ठीक है। और पद्धति कैसे होती थी कि जितने भी किसान थे, ठीक है, जितने भी किसान थे वो किसान अपने 1 बीघे की जो जमीन होती थी, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता था, 20 कट्ठे में 3 कट्ठा, ठीक है, में 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था उनके लिए। इसी पद्धति को 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। बात समझ में आया ना? 3 कठिया पद्धति क्या होता था इसमें कि जितने भी किसान हैं, इन किसानों के द्वारा, जितने भी किसान हैं उन पर एक कहा गया था कि भाई 1 बीघे जमीन में, यानी कि 20 जमीन है, उसमें से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य है। ठीक है। इसी पद्धति को 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं, 3/20 के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि धीरे धीरे बाजार में, भारतीय बाजार में जर्मन के जो रासायनिक रंग है, सिंथेटिक रंग, वो मार्केट में आ जाते हैं। क्योंकि ये जो रंग थे वो पक्के कलर माने जाते थे और सस्ता भी माना जाता था। ठीक है। तो इस सिंथेटिक रंग के सामने जो नील है वो ठहर नहीं पाए, लिहाजा नील की खेती धीरे धीरे अब जो नील का उत्पादन है वो कम होने लगा। जब नील के उत्पादन कम होने लगा तो जो भारतीय, तेरी गाड़ी नीचे नहीं चल सका, वो अब नील के खेती बंद करना चाहते थे। ठीक है, नील नहीं करना चाहते, इसीलिए चॉकलेट लेवा दें। आवाज आ रही है, कौन है भाई? आप अपना म्यूट कर लें। अंग्रेज जो है, अंग्रेज नीलहे जो थे, इसका फायदा उठाने के लिए, ठीक है ना, उन्हें अनुबंध चूंकि होता था, तो उस अनुबंध से मुक्ति करने के लिए, कि मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैर जरूरी टैक्स उनके ऊपर थोप दिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी सिलसिले में उनका बहुत ज्यादा इसमें शोषण किया जाता है। इसी सिलसिले में राजकुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति किसानों के दुर्दशा कार्य को विस्तार पूर्वक बताता है, कहता है कि भाई आपको उनकी मदद करना चाहिए, किसानों की मदद करना चाहिए। और वो गांधी जी से आग्रह करता है कि आपको चंपारण आना चाहिए। गांधी जी उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और चंपारण की तरफ चल देते हैं। ठीक है। जब चंपारण पहुंचते हैं तो वहां का जो कमिश्नर था वो गांधी पर प्रेशर डालता है कि भाई आपको वापस हो जाना है, यहाँ से, यहाँ एंट्री नहीं करनी है। लेकिन फिर भी जब गांधी जी नहीं माने, अड़े रहे, तो उनको अनुमति दे दी जाती है कि ठीक है आप चंपारण घूम। वहां जाते हैं, किसानों की जब दुर्दशा देखते हैं तो इस सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं ये। अब सरकार, जब गांधी जी का दबाव प्रेशर पड़ता है, इनके साथ और कुछ लोग भी गए हुए थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, महादेवी देसाई, मजरूल हक, नरहरि पारिक, वैसे बहुत सारे उस समय के प्रमुख नेता जो थे वो भी गांधी जी के साथ थे। है जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि सरकार पूरे मामले की जांच करने के लिए, सरकार जो है पूरे मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन करती है। ठीक है, गठन करता है और उस कमेटी का अध्यक्ष
के तौर पर गांधी जी को भी शामिल किया जाता है, ठीक है ना। आयोग का जो गठन किया जाता है उस आयोग में गांधी जी को भी एंट्री मिल जाती है, और गांधी जी उस आयोग के जितने भी और मेंबर थे, जितने भी लोग थे, उनको ये समझाने में सफल हो जाते हैं कि भाई देखिए यहाँ के किसानों का शोषण किया जा रहा है। अब ये जो तीन कठिया प्रणाली है उसे समाप्त होना चाहिए। इसके बाद ये भी कहते हैं कि जो किसानों का क्षतिपूर्ति हुई है उनको, किसानों को हर्जाना भी मिल मालिकों के द्वारा मिलना चाहिए। अब आयोग जो है, जो यूरोपीय निलहे हैं, जो यूरोपीय कंपनी थे, उन पर प्रेशर डालती है कि भाई अभी इनको क्या नाम है, आप हर्जाना। यूरोपीय जो निलहे हैं वो 25% राशि वापिस करने का राजी हो जाते हैं। गांधी जी भी तैयार हो जाते हैं, चलो भाई जो मिल रहा है ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हो कि गांधी जी द्वारा ये पहला सत्याग्रह चलाया गया था जो बिल्कुल सफल हुआ था भारत में ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा जो बिल्कुल सफल हुआ। इसी सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी दी थी। बात समझ में आया? चंपारण सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे पढ़ते हैं। अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन 1918 में होता है, ये ठीक 1917 के एक साल बाद 1918 में। देखिए ये अगर हम बात करें तो ये गांधी जी का भारत में अगला प्रयोग था सत्याग्रह का। इसमें हुआ ये था, समझना पड़ेगा पहले कि अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन हुआ क्या, फिर हम करेंगे कि भाई क्या इसमें गांधी जी ने किया। देखिए हुआ ये कि 19 में अहमदाबाद के जो कॉटन टेक्सटाइल मिल के जो मालिक थे वो मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले में जो ये विवाद चल रहा था उसी के बीच ये हस्तक्षेप था। मुख्य बात यही, विवाद का जड़ क्या था वो समझिए। विवाद का जड़ ये था कि वहां पर पहले प्लेग बीमारी फैली हुई थी, प्लेग महामारी। और प्लेग महामारी के में जो मिल मालिक थे, पर जैसे भी हो, मिल मालिकों के द्वारा प्लेग बोनस तौर पर मजदूर दिया जाता है, प्लेग। अब ये महामारी खत्म हो जाती है। जब महामारी है जो मिल मालिक हैं जो बोनस है उसे समाप्त करना चाहते थे कि भाई ये जो प्लेग बोनस है वो अब खत्म कर देना चाहिए। मजदूर जो हैं वो इसका विरोध कर रहे थे कि भाई ये खत्म नहीं होना चाहिए। गांधी जी को जब इसके बारे में पता चला तो वहां पहुंचते हैं अहमदाबाद में, और गांधी जी मजदूरों को बोलते हैं कि भाई आप लोग हड़ताल पर चलिए। ठीक है, गांधी जी उनको सपोर्ट करते हैं, हड़ताल पर जाने के लिए घोषणा करते हैं, कहते हैं आप लोग भी हड़ताल में शामिल होइए। और गांधी जी मजदूरों के लिए हड़ताल पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मजदूरों को का जो प्लेग बोनस है उसे खत्म तो छोड़ो, 35% बोनस मिलना चाहिए। रीजन गांधी जी दिए ये कि भाई प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद महंगाई काफी, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके वजह से, यही कल है, प्रथम विश्व युद्ध के वजह से भारत में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसका असर मजदूरों पर हो रहा था। तो कहे कि भाई इसका 35% तो महंगाई बोनस पर देना चाहिए, आप जो ठीक। गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं। मामला न्यायाधिकरण को सौंपने के लिए कहा जाता है। न्यायाधिकरण भी 35%, जो 35% बोनस देने की बात थी गांधी का, उसे न्याय के द्वारा भी देखा जाए तो सही ठहराया जाता है। ठीक है, इस तरह से
से अहमदाबाद का जो मजदूर मजदूर आंदोलन था गांधी जी के लगा, तो ये भी बिल्कुल सफल हुआ। अच्छा, इसमें एक और बड़ा दिलचस्पी, गांधी जी वहां पर एक जो मिल मालिक थे उनका नाम था अंबालाल साराभाई, जो गांधी जी के बहुत घनिष्ठ दोस्त थे, लेकिन गांधी जी उनके विरोध में थे। और सबसे दिलचस्प बात ये था कि अंबा भाई सारा भाई, जो अंबालाल सारा भाई थे, उनकी एक बहन थी, ठीक है ना, अनुसुईया बेन। वो गांधी जी के मुख्य सहयोगी के तौर पर इस आंदोलन में, अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन में काम कर रही थी, ठीक है ना। बड़ा दिलचस्प घटना है, मैंने एक ही फैमिली। चलो अब हम आगे बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ना, खेड़ा गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। खेड़ा गुजरात, किसानों का जब फसल नष्ट हो जाता है, यहाँ की जो घटना है, ये खेड़ा सत्याग्रह कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 18 में की घटना है। किसानों का जब फसल नष्ट हो जाता है, इसके बावजूद भी उनके लगान में कोई छूट नहीं दी जाती है, उनसे लगान उससे ही कड़ाई से वसूला जाता है। जब गांधी जी को इसके बारे में पता चला, तो सरकार किसानों का साथ दिए और एक इन्होंने अपील की सारे किसानों से कि अब जब लगान में छूट नहीं मिलती, तब तक आप लोग पूरी तरह से लगान देना बंद कर दे। बात समझ में आया है कि जब तक कोई किसान ये लगान पर छूट नहीं दिया जाता, तो पूरी तरह से जितने भी यहाँ किसान हैं, पूरी तरह से लगान देना खत्म कर दे, बंद कर दे लगान देना। अब इसमें गांधी जी सर्वेंट ऑफ इंडिया के सदस्य विठल भाई पटेल के साथ यहाँ पहुंचे थे। और सरकार मजबूरी में जब ये देखते हैं कि ज्यादा विरोध होना शुरू हो गया, सरकार ने देखा कि बहुत ज्यादा विरोध होने लगा, तो मजबूरी में सरकार को यह आदेश देना पड़ा कि यह जो लगान है, केवल उन्हीं लोगों से वसूला जाए, केवल उन्हीं लोगों से वसूला जाए जो व्यक्ति ये लगान को, जो किसान ये लगान को भुगतान कर सके, जो व्यक्ति, जो किसान ये लगान को दे सके, केवल वही व्यक्ति ये लगान, केवल वही व्यक्ति से लगान वसूला जाए। ठीक है। जब यह सरकार का आदेश हुआ, तो गांधी जी भी जो अपना संघर्ष किए थे, वो वापस ले लेते हैं। ठीक है ना, संघर्ष वापस ले लिया जाता है। इस आंदोलन में जो प्रमुख नेता थे, जैसे वल्लभ भाई पटेल भी इसमें शामिल थे, इंदुलाल याग्निक शामिल थे, ठीक है ना, ये लोग गांव के धीरे धीरे दौरा करते हैं। ठीक है। अच्छा, इन सब घटनाओं से एक चीज देखने को मिला कि गांधी जी जो है भारतीय जनता से एकदम घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, ये जितने भी आंदोलन हुए थे, वो यहाँ के जो एकदम एक किसानों के लिए आंदोलन हुआ था, मजदूरों के लिए आंदोलन हुआ था। तो ऐसे जो भारत के जनता, अधिकतर भारत में इन्हीं की संख्या है, तो इनसे, इन जनता से गांधी जी का घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। और इससे क्या हुआ कि आगे चलकर गांधी जी को जब अन्य आंदोलन जो शुरू करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसका फायदा गांधी जी को मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब गांधी जी एक छवि यहाँ पर छोड़ देते हैं कि भाई वो अंग्रेजों से बिना ही, मतलब तलवार उठाए, बिना ही कुछ किए, अहिंसात्मक तरीके से लड़ा जा सकता है। गांधी जी ने एक संदेश ये लोगों के बीच। अब हम चर्चा करेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन, देखिए, जो खिलाफत आंदोलन है, 1919 से लेके 1922 तक का ये आंदोलन है। ठीक है। जहां तक हम बात करें खिलाफत आंदोलन, तो
खिलाफत आंदोलन के बारे में जानिएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के मध्य होने वाली सेवर्स की संधि से जो तुर्क के सुल्तान के जितने भी अधिकार थे, जो तुर्क के सुल्तान थे, उनके जितने भी अधिकार थे, सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। इससे संसार भर के, पूरे विश्व के जितने भी मुसलमान थे वो, अच्छा हुआ ये भी समझिएगा कि जो संसार भर के मुसलमान थे वो लोग, क्या नाम है, जो तुर्क के सुल्तान थे उनको खलीफा मानते थे, ठीक है, तो उनका बड़ा ही आदर संस्कार था। तो विश्व संसार भर के जो मुसलमान थे इसके वजह से अंग्रेजों से नाराज हो जाते हैं, संसार भर का आप कह सकते हैं। इधर हम बात करें तो भारत के मुसलमानों के इस बारे में राय जाने क्या स्थिति थी। तो देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय मुसलमान थे, प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय मुसलमान थे वो तुर्क के खिलाफ, है ना, तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। उनका बस शर्त यही था कि वो मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने साथ दिया था। ये भी कहा कि भी आप मुसलमानों के, भारतीय मुसलमानों के जो धर्म स्थल है उसका भी आप रक्षा करेंगे, हम लोग साथ दे रहे हैं। अंग्रेज साथ दिया ही, परंतु जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, इंग्लैंड जीत जाता है इसमें, तो जितने भी उसने वादा किया था भारतीय मुसलमानों से, वो वादा तोड़ देता है, वो वादा धरा का धरा रह जाता है। अब भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश सरकार से नफरत करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे मौके में ही आप ये कह सकते हैं कि चूंकि हिंदू और मुस्लिम एकता का उपयुक्त समय माना गया था, क्योंकि हम जो हिंदू थे वो पहले से ही नाराज चल रहे थे, मुस्लिम वर्ग जो था वो कहीं ना कहीं साथ तो दे ही रहा था, ठीक है। अब आप देख ही रहे हैं बंगाल बंग भंग आंदोलन से ही आपको दिख जाएगा, मुस्लिम वर्ग जो है वो अंग्रेजों का साथ कहीं ना कहीं दे रहा था। लेकिन जब ये देखा कि सेवर संधि से क्या जितने भी खलीफा के अधिकार छीन लिए गए, इन भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप होने लगा, तो इस वजह से ये जो भारतीय मुसलमान है वो अंग्रेज सरकार से नफरत करने लगे, ठीक है। अब ये समय क्या था, बिल्कुल उपयुक्त था, जब यहाँ के जो मुस्लिम है और जो हिंदू है उनको एक मंच पर लाया जा सके, क्योंकि दोनों लोगों का एक ही दुश्मन था, वो कौन थे, ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ठीक है। अब महात्मा गांधी जो है, क्योंकि उनकी एंट्री हो भी जाती है, महात्मा गांधी उचित समय समझ कर कि भाई अब यही मौका है, वो मुसलमानों के साथ एक सहानुभूति, और 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन होता है, और वहीं पर गांधी जी इसका अध्यक्ष चुने जाते हैं, और इन्हीं के सुझाव पर असहयोग और स्वदेशी की नीति अपनाई जाने की बात की जाती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो 1918 और 1919 के मध्य भारत में खिलाफत आंदोलन की जहां तक बात करें तो मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अजमल खां, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आजाद जैसे नेता जो हैं इस खिलाफत आंदोलन का सहयोग करते हैं। जब ये सहयोग करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जब मुस्लिम वर्ग से सहयोग करता है तो ये आंदोलन पूरी तरह से जोर पकड़ना शुरू कर देता है। गांधी जी ऐसे ही नहीं केवल आंदोलन पर भी नहीं, वो एक और रास्ता भी, बातचीत का भी रास्ता एक तरफ से खोला, और गांधी जी जो है एक शिष्टमंडल
डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में वायसराय से मिलने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, लेकिन वो असफल होकर वापस आ जाता है, उसका कोई शिष्टमंडल से कोई लाभ मिलता नहीं है। दूसरा, एक और मार्च 1920 में मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में, शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक और शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा जाता है, लेकिन ये भी असफल होकर ही वापस आता है। अब जाकर जब ये दोनों असफल हो जाते हैं, तब 20 ठीक है 20 जून 1920 को 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है, और इस बैठक में असहयोग को ही एक अस्त्र के तौर पर बनाने का निर्णय लिया कि हम असहयोग करेंगे, भारत के जो ब्रिटिश भारत है उसके सत्ता में हम असहयोग करेंगे, हम उसका साथ नहीं देंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो 31 अगस्त 1920 के दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया। कब लिया गया? 31 अगस्त 1920 ये निर्णय लिया गया, किस लिए? खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का। सितंबर में कलकत्ता के जो विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता, असहयोग आंदोलन को भी स्वीकार कर लिया जाता है, परंतु सी आर दास जैसे कुछ नेता थे यहाँ इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है ना, और इनका विरोध के कारण यही था कि विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर, जो विधान परिषद बहिष्कार की बात की जा रही थी, उसका मेन रीजन यही था, इस विरोध का। ठीक है, कुछ से कांग्रेस को दिया था की, तो खिलाफत आंदोलन खत्म पूरी तरह से जब 1924 के नेतृत्व में वहां की सरकार, वहां तुर्क में वहां की सरकार बनती है, और जो खलीफा का पद था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। जब खलीफा का पद ही खत्म कर दिया जाता है, और शुरुआत भी इसी के वजह से हुआ था ये खिलाफत आंदोलन, तो ये खिलाफत आंदोलन यहीं पर खत्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। देखिए, नागपुर अधिवेशन से पहले मैं थोड़ा सा करने के लिए सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए गांधी जी के द्वारा एक कांग्रेस, कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति का आयोजन किया जाता है। इस अधिवेशन में गांधी जी जो कहते अंग्रेजी सरकार जो है ऐसा है, इसका सहयोग नहीं है ना। इसमें कहा है कि बिल्कुल इसका सहयोग संभव नहीं है, अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुख नहीं है, अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि एक नवीन व्यवस्थापिका हमारे स्वराज की जो मांग है, स्वराज की जो मार्ग है उसको प्रशस्त करेगी। हमारे द्वारा प्रगतिशील, अहिंसात्मक और सहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, गांधी जी के इस प्रस्ताव का अगर कोई तत्काल में विरोध किया तो एनी बेसेंट ने कहा कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा धक्का है, यह एक मूर्खतापूर्ण विरोध तथा समाज और शब्द जीवन के जो समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की एक घोषणा है। उन्होंने इस तरह से इसका आलोचना भी की। हालांकि
और लोग भी विरोध किए हैं, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, देश बंधु चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नारायण, बहुत सारे लोग इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। लेकिन अली बंधुओं के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका समर्थन करने के कारण यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। और यहीं से कांग्रेस में गांधी युग का पूरा जोर पूर्वक कह सकते हो आप शुरुआत होता है, क्योंकि इतना विरोध होने के बावजूद भी ये गांधी जी के द्वारा जो असहयोग की आंदोलन की शुरुआत की बात की और अर्ध सरकारी उत्सवों में, ध्यान रखिएगा, सरकार द्वारा आयोजित सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करने की बात की गई थी यहाँ पर, और स्थानीय संस्थाओं को सरकारी सदस्यता से इस्तीफा देने की बात कही गई थी। इसमें और क्या था कि सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया जाए, वकील द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए, आपसी विवाद अब पंचायतों में निपटा लिया जाए। इसके अलावा इसमें और क्या था, असैनिक श्रमिक और कर्मचारी वर्ग जो हैं वो मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी करने से इनकार करते हैं। इस तरह के बाद गांधी जी की अपील की गई थी। एक और अपील थी, विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए। ठीक है। अब हुआ ये कि दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। कब? दिसंबर 1920 के जो नागपुर अधिवेशन है उसी में यह असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। ठीक है। और इस तरह से कलकत्ता अधिवेशन की यहाँ पर आप कह सकते हो पुष्टि हो जाती है। कलकत्ता अधिवेशन की पुष्टि यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। इसी समय कांग्रेस के संविधान में दो महत्वपूर्ण संशोधन भी किए जाते हैं। इसी समय कांग्रेस के संविधान में दो महत्वपूर्ण संशोधन। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का जो लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का था, अब उसके स्थान पर स्वराज होगा। समझ में आया? पहले जो क्या था, स्वशासन का था, अब क्या होगा, वो स्वराज होगा। ठीक है। दूसरा, कांग्रेस संगठन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए तथा रचनात्मक कार्यक्रम की तैयारी करने की बात की गई थी इसमें। ठीक है। तो ये दो संशोधन इसमें होते हैं किसके, कांग्रेस के संविधान। यहाँ पर कुछ प्रमुख कार्यक्रम थे जो करने चाहिए, इस पर भी बल दिया गया। जैसे सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान करने की बात की गई। दूसरा, 300 वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गठन की बात की गई थी। अगला, जिला, तालुका, ग्राम स्तरों पर, मतलब छोटे छोटे लेवल पर कांग्रेस समितियों का एक संगठन गठित किया जाए। माने गांव लेवल पर, जिला लेवल पर, ठीक है ना, तालुका लेवल पर, ऐसे छोटे छोटे लेवल पर संगठन तैयार, कांग्रेस का संगठन तैयार किया जाए। ठीक है। भाषाई आधार पर भी प्रांतीय कांग्रेस समितियों का भी गठन किया जाए, भाषा के आधार पर। स्वदेशी, विशेषकर हाथ की कताई और बुनी हुई वस्तुओं का प्रोत्साहन देने की बात की गई थी यहाँ पर। इसके अलावा जो हिंदुओं में छुआछूत था, ठीक है ना, उसके निवारण की भी यहाँ पर चर्चा की गई थी। ठीक है। और हिंदू मुस्लिम एकता का भी समर्थन किया गया था इसमें, और जहां तक हो सके यथासंभव, अनिवार्य नहीं, यथासंभव हिंदी का, यानी हिंदी भाषा का प्रयोग करने की यहाँ पर बात की गई थी। यथासंभव, ध्यान रखिएगा, यथासंभव है यहाँ पर। ठीक है। अब हम बात करें तो देखिए, जैसे कि इस अधिवेशन जो होता है नागपुर अधिवेशन,
असहयोग प्रस्ताव से संबंधित लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास जो थे, वो लोग भी जो विरोध कर रहे थे वो विरोध अपना वापस ले लेते हैं। गांधी जी नागपुर में कांग्रेस के पुराने लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के स्थान पर, मैं बोला ही था अभी स्वराज को मान्यता दे दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग थे जैसे एनी बेसेंट हो गई, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, जीएस खारपड़े हो गए, वो गांधी जी से इसके वजह से असंतुष्ट हो जाते हैं और इस असंतुष्ट के कारण वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं, कांग्रेस से त्याग कर देते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन की सफलता की जहां तक बात करें तो असहयोग आंदोलन की सफलता के लिए गांधी जी रचनात्मक कार्यों पर बल दिए, जोर दिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो जो मदिरा पान है ना, शराब, तो इसका उन्होंने बहिष्कार करना शुरू कर दिया। लोगों को पता है भाई ये नहीं पीना है, ये नहीं पीना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे सरकार को बड़ा फायदा होता था, है ना। दूसरा, लोगों के अंदर एकजुटता लाने के लिए, सभी को एकजुट एक कड़ी में पिरोए रखने के लिए, जो भारत में छुआछूत उस समय चरम पर था, तो उस छुआछूत से परहेज करने की बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने की बात करने लगे थे, ठीक है ना। खादी के कपड़ों, हाथ से बुने खादी के कपड़ों का प्रयोग, मुस्लिम एकता, अहिंसा पर बल देना, कानूनों की अवज्ञा करना, जो कड़े कानून थे उसकी अवज्ञा करने की भी बात इसमें कहा गया था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि आंदोलन की प्रगति क्या थी, कैसी आंदोलन चल रहा था, किस तरह से आंदोलन ये अपना जोर पकड़ता जा रहा था और आंदोलन से क्या क्या घटनाएं घट रही थी। देखिए, गांधी जी अगर हम बात करें तो गांधी जी को, है ना, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में मैं कल ही बताया था कि गांधी जी ने अंग्रेजों का सहायता की थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। गांधी जी इस उपाधि को वापस कर देते हैं। जब गांधी जी इस उपाधि को वापस करते हैं तो कुछ अन्य लोग भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए वो भी अपने उपाधियों का त्याग करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के एक दो लोग हैं जैसे कि जमुनालाल बजाज, जिनको राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, वो भी अपनी उपाधि वापस कर देते हैं। गांधी जी के जो अपील की गई थी उस अपील का असर ये पड़ा कि बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें तो बड़े बड़े वकीलों में उस समय जो नामी वकील माने जाते थे, जो कांग्रेस के सदस्य भी थे, जैसे कि देश बंधु चित्तरंजन दास, ठीक है, वो बंगाल से थे, उन्होंने अपनी वकालत वहां से छोड़ दिया। उसी तरह उत्तर प्रदेश के मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग भी अपनी वकालत वहां से छोड़ देते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गुजरात से विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल जो थे, वो लोग भी अपना जो वकालत है वो छोड़ देते हैं। इसके अलावा बिहार में अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो अपना वहां से वकालत छोड़ देते हैं। तो इस तरह से देश भर की बात करें तो मद्रास से भी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, दिल्ली से अनुरा आसफ अली जैसे लोग थे जो वकालत जो था उनका वो वहां से छोड़ देते। यहाँ पर अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं बनना शुरू हो जाता है जो देशी था। इसमें काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज जैसे थे जो स्थापित होते हैं। देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया था। कब किया था? 1 अगस्त 1920। इस आंदोलन में कई मुस्लिम नेता भी गांधी जी के का साथ दिए थे, पता ही होगा आप लोगों को, बहुत सारे मुस्लिम नेता, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली जैसे लोग इसमें साथ दिए थे। असहयोग आंदोलन जहां चलाने की बात की करें तो 1921 चलाने के लिए चूंकि पैसे की जरूरत थी, ठीक है, ऐसे तो चल नहीं सकता कोई भी आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में एक कांग्रेस के द्वारा एक फंड का आयोजन किया गया था।
बनाया गया था, एक फंड बनाया गया था जिसे तिलक स्वराज फंड के नाम से जाना गया था, तिलक स्वराज फंड। इस फंड में, इस फंड के फंड जो तिलक स्वराज फंड की स्थापना होते ही 6 महीने में इस 6 महीने के अंदर इसमें 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो। हम इस अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना लोगों के अंदर तक घर कर गया था, जिससे की वजह से आसानी से 1 करोड़ रुपया उस समय, ठीक है ना। एक अभी कहेंगे 1 करोड़, बस 1 करोड़ बहुत ज्यादा है ना उस समय के लिए। तो 6 महीना में ही 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखो 1919 का सुधार अधिनियम पता ही होगा आप लोगों को, पीछे पढ़े थे, ठीक है। तो उसके उद्घाटन के लिए ड्यूक ऑफ कॉमन भारत आने वाले थे, और भारत आने पर उनका बहुत ही जोरदार तरीके से बहिष्कार किया गया था, बहुत जोरदार तरीके से। लेकिन अंग्रेज जो थे इस बहिष्कार को एकदम कुचलना चाहते थे, मतलब बल के द्वारा उसे दबाने की कोशिश। 4 मार्च 1921 ननकाना के गुरुद्वारे में शांतिपूर्ण ढंग से वहां एक सभा का आयोजन किया गया था, सभा का संचालन किया जा रहा था। अचानक सैनिकों द्वारा वहां एंट्री होती है और सैनिकों द्वारा वहां पर गोली चलाई जाती है, और वहां इस गोली कांड से 70 लोगों की मौत हो जाती है। बाद में 1921 में लॉर्ड रिडिंग का वायसराय बन जाना वो और घातक सिद्ध होता है। ये दमन चक्र जो है और तेजी से बढ़ जाता है इस रीडिंग के दौरान। जब जो दमन चक्र है अंग्रेजों द्वारा जो इस आंदोलन को दबाने का जो चक्र है वो और तेजी से बढ़ता है, और जितने भी प्रमुख नेता थे इसके कांग्रेस, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी आदि नेता, बहुत सारे नेताओं को यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है। जहां तक हम बात करें तो असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले नेताओं में जो पहले नेता थे वो थे मोहम्मद अली, ठीक है ना। पहले प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली, ठीक है। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं, ठीक है ना। भारत आने पर उनका आगमन पर उनका स्वागत काला झंडा दिखाकर किया गया था और उनका यहाँ आने का बहिष्कार किया गया। अंग्रेज इससे क्रुद्ध हो जाते हैं, स्वाभाविक सी बात, भाई देखो ये तो बड़ा दिक्कत है, और पूरी तरह से एक दमन वाला नीति अपनाते हैं, ठीक है। और करीब करीब 60,000 लोगों को इस अवधि के दौरान बंद कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं।